जय श्री कृष्णा दोस्तों। कोई कुछ भी कहे तो बात तो पक्की है, पिता की डांट में ही बेटे की तरक्की पक्की है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है पिता के मरने के बाद बहू बेटे ने माँ को सताया। पिता के मरने के बाद बूढ़ी माँ पर अत्याचार करने वाले बहू बेटे को माँ ने सिखाया ऐसा सबक कि बहू बेटे का छठी का दूध याद आ गया। ओ बहू, जरा पानी तो लेकर आओ और बाहर आकर तो देखो जरा कौन आया है। तभी बहू झुंझुलाकर अपने कमरे से बाहर निकली और मारे गुस्से से तमतमाती हुई हॉल में आई। आकर देखा तो कोई 60 या 65 साल के बुजुर्ग अपने बेटे के साथ हॉल में ही सोफे पर बैठे थे और मालती जी उन्हीं की बाजू वाली कुर्सी में बैठी हुई थी। बहू राशि ने उन्हें देखा तो बनावटी हंसी हंसकर उन्हें नमस्कार किया और उनके पैर छुए। राशि के पैर छूने से प्रताप जी भाव विभोर हो गए और उन्होंने राशि की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, अरे वाह भाभी जी, आपकी बहू तो हीरा है, हीरा कहाँ से चुनकर लाई हैं आप। आपकी बहू तो समझो कोहिनूर का हीरा है। इतने बड़े शहर में रहते हुए भी ये अपने संस्कार नहीं भूली है। प्रताप जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राशि तो मानो आसमान में ही उड़ने लगी थी। उसके पैर तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। अपनी तारीफ सुनकर वह एक तरफ खुश तो हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वह मन ही मन जल भुन भी रही थी। ना जाने ये बुढ़िया किस भला ले आई है। अब बस इस बुड्ढे के साथ साथ इसके बेटे की भी खातिरदारी करनी पड़ेगी। तभी मालती जी ने प्रताप जी से चाय के लिए पूछा तो उन्होंने थोड़ा नानुकुर किया। फिर मालती जी के बार बार फोर्स करने पर वह चाय के लिए मान गए। राशि ने बुझे मन से उनके लिए जैसे तैसे चाय बना कर दी। फिर थोड़ी देर बाद मालती जी ने उन्हें खाने के लिए पूछा। प्रताप जी ने सोचा, गर्मी का दिन है, भरी दोपहरी है, हमारे कारण ये लोग नाहक ही परेशान होंगे, इसीलिए बात को टालते हुए खाना के लिए मना कर दिया। लेकिन मालती जी जान रही थी प्रताप जी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए वे बाहर का खाना नहीं खा पाते और शुरू से ही मालती जी का व्यवहार इतना अच्छा था कि वे अपने दरवाजे पर आए किसी भी मेहमान को बिना खाना खिलाए नहीं जाने देती थी। इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने प्रताप जी और उनके बेटे को भी खाना खाने के लिए उनके मना करने के बावजूद भी मना ही लिया, क्योंकि मालती जी जब से शादी होकर आई थी तब से उन्होंने देखा था प्रताप जी और उनके पति हीरा लाल जी बचपन के जिगरी दोस्त थे। लेकिन हीरा लाल जी की गुजर जाने के बाद प्रताप जी पहली बार मालती जी से मिलने आए थे, इसलिए मालती जी को उनके प्रति और भी अपनापन लग रहा था। इसलिए उन्होंने प्रताप जी को खाना खाने के लिए मना ही लिया। अब राशि को लगा इनके सामने तो मम्मी जी वहां से उठने से रहीं और ना ही मैं इन्हें खाना बनाने का हुक्म ही दे सकती हूँ। अब खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। तभी उसने दम लगाया। उसने कहा, मम्मी जी जरा सुनिए तो। तभी मालती जी उठकर अंदर गईं तो राशि ने कहा, क्या मम्मी जी किस किस को घर पर बुलाती रहती हो, और जब वे लोग चाय के लिए मना कर रहे थे तब भी आपने जिद की। वो चलो ठीक है, लेकिन अब खाना, ये आपकी क्या नौटंकी है मम्मी जी। इतनी भरी दोपहरी में मुझसे खाना तो नहीं बनाया जाएगा। अच्छा खासा तो वे लोग मना कर रहे थे ना। फिर आप कहा कि महारानी है जो दोनों हाथों से लुटाने में लगी हैं। ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, ऐसे आप किसी की भी अपना रिश्तेदार बना लेती हैं और आप उनसे खाना खाने की जिद ही करती रहती हैं। देखिए ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा और मुझे बच्चों के स्कूल भी जाना है, इसलिए मैं तो चली स्कूल। अब आप ही देख लीजिए क्या बनाना है और क्या खिलाना है। और हाँ, एक बात और, अपने बेटे के महीने के राशन का बजट को देखकर ही खाना बनाइएगा। ज्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश जरूरत नहीं है, समझी आप। कहकर वह जल्दी जल्दी तैयार हुई और चली गई बाहर। मालती जी ने हंसकर प्रताप जी से कहा, भाई साहब आप लोग थोड़ी देर आराम कर लीजिए, बहू को बच्चों के लिए स्कूल जाना था इसीलिए उसे जाना पड़ा।
वरना वो पूरा खाना बना कर जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आप लोगों के लिए खाना तैयार कर देती हूँ। और उनके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं साफ साफ नजर आ रही थी। प्रताप जी उनके चेहरे को देखते ही सारा माजरा समझ गए थे, इसलिए उन्होंने बार बार मना किया। लेकिन मालती जी ने वह बात याद दिला दी जब उनके पति थे, तब तो वे कभी भी किसी बात को नहीं टालते थे। लेकिन आज ऐसे क्यों टाल रहे हो? और एकदम से मायूस हो गईं और उन्होंने उन्हें एसिडिटी वाली बात भी याद दिलाई। इसलिए बाहर का खाना तो आप खा ही नहीं सकते, फिर क्यों मना कर रहे हो? तब मजबूरन प्रताप जी को हाँ करना पड़ा। वैसे तो वे उसी उद्देश्य में से वहां गए थे कि उन्हें घर का खाना मिले, लेकिन बहू के हाव भाव को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका वहां जाना बहू को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वे भले ही तकलीफ उठा लेंगे, लेकिन मालती जी को परेशानी ना हो, इस उद्देश्य से भी उन्हें खाना बनाने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन मालती जी ठहरी उदार दिल, दयालु और मिलनसार महिला। उन्हें किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। वह किसी के थोड़े से दुख से मैं भी भावुक हो जाती थी, इसलिए वे हमेशा सभी की मदद करती रहती थी, जिसे उनकी बहू ढोंग और आडंबर समझती थी। मालती जी ने प्रताप जी और उनके बेटे प्रतीक को आराम करने के लिए कहकर खुद किचन में जाकर उनके लिए भोजन बनाने की तैयारी में जुट गईं। प्रताप जी भी मालती जी की परेशानी को अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा उनका बेटा 2 दिनों की सफर की थकान के कारण जैसे ही बिस्तर पर लेटा, उसे नींद ही आ गई। लेकिन प्रताप जी की नींद कोसों दूर थी। वे मालती जी की मदद करना चाहते थे, लेकिन मालती जी अपने बेटे बहू के साथ रहती थीं। कहीं बहू या बेटे ने उनकी मदद करते हुए देख लिया तो कहीं गलत ना समझ बैठे। बस इसी डर से वे चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा था अपने बेटे को उनके पास मदद के लिए भेजने के, लेकिन बहू वह तो अधिक थकान के कारण तुरंत ही सो गया। अब प्रताप जी स्वयं को लाचार महसूस कर रहे थे और अपनी पत्नी ममता को याद करने लगे, जो अभी कुछ महीने पहले ही उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो गई थी। काश अभी ममता साथ में होती तो मालती भाभी जी की मदद कर पाती। आज मैं ममता के बिना कितना लाचार महसूस कर रहा हूँ। फिर उन्हें लगा कि या फिर उनका प्रिय दोस्त हीरालाल ही रहते तो भी दोनों दोस्त मिलकर मालती भाभी की मदद कर पाते। लेकिन बेचारी गर्मी के मौसम में वह भी भरी दोपहर में हमारे लिए भोजन तैयार करने में जुटी हुई हैं। ये भी कोई उम्र है भला काम करने की? और वो खो गए अपने बचपन की यादों में। किस तरह वे दोनों दोस्त एक दूसरे के बिना ना ही खाना खाते थे, ना ही पढ़ाई करते थे। जब भी खाना खाते, दोनों अपनी अपनी थाली एक जगह लेकर आते और दोनों मिल बांट कर खाते थे। पढ़ाई भी दोनों एक ही जगह करते थे, लेकिन उसके आगे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब नौकरी करने की बारी आई तो हीरालाल को सरकारी नौकरी लग गई और मैंने प्राइवेट में ही स्कूल में ही नौकरी की। फिर धीरे धीरे खुद का स्कूल खोल लिया और आज एक स्कूल के कई स्कूल हो गए हैं। लेकिन बाहरे लालच, इंसान की लालसा कभी पूरी नहीं होती। प्रताप जी यही सब सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। फिर उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी तो उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। देखा तो मालती जी की बहू राशि अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ गई थी। उन्होंने बहू से कुछ भी नहीं कहा और मैं फिर से अपनी पुरानी यादों में खो गए। उन्हें याद आ रहा था कि जब हीरालाल की शादी हुई तब प्रताप जी की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिली थी और हीरालाल जी को सरकारी नौकरी मिलने के कारण उनकी शादी मालती जी से हो गई थी। तब प्रताप जी को अपने दोस्त हीरालाल से कहकर जो कुछ भी खाने का मन होता वह बनवा लेते। कभी हीरालाल जी अपने से नहीं कहते तो अब प्रताप जी ही मालती जी के पास जाकर
कह देते, भाभी भाई साहब ने जो भी अपनी मनपसंद की डिश बनाने को कहा है कहकर आ जाते। मालती जी ठहरी सीधी सादी, वह भी समझ जाती थी कि ये उनकी शरारत है, फिर भी उन्हें दूसरों को खिलाने पिलाने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए बिना ना नुकुर के खुशी खुशी उनके लिए बना दिया करती थी। मालती जी जब भी ये डिश बना देती तो सभी लोग बड़े मजे से हंस हंस कर गप्पे लड़ाते हुए खाते। फिर बाद में मालती जी को बताते कि उन लोगों ने तो मालती जी का झूठ बोला था, लेकिन मालती जी सहज भाव से कह देती, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, मुझे तो ऐसे खिलाने पिलाने में बड़ा आनंद आता है, इसमें रंग बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वहीं दूसरी और मालती जी भी खाना बनाते हुए अपने अतीत की यादों में खोई खाना बना रही थी कि प्रताप भाई साहब का प्यार कितना निश्चल था। मेरे पति के साथ दोनों दोस्त सगे भाई से भी बढ़कर थे। उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसा वैसा गंदा मजाक नहीं किया, बल्कि मुझे तो उन्होंने शुरू से ही अपनी माँ का दर्जा दिया था। पहले हम सब एक दूसरे से बेझिझक अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बातें किया करते थे, लेकिन आज परिस्थितियां कितनी अलग हो गई हैं। आज बहू के सामने मैं भाई साहब के साथ खुलकर बातें भी नहीं कर पा रही हूँ, जबकि इतने दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है। जिस प्रकार मेरे पास ढेर सारी बातें हैं उन्हें बताने के लिए, उसी प्रकार उनके पास भी तो ढेर सारी बातें होंगी मुझे बताने के लिए। तभी बहू ने आकर कहा, मम्मी जी खाना बन गया क्या? तभी मालती जी अपने अतीत की यादों से बाहर आई और हड़बड़ा कर बोली, हाँ हाँ बहू, लगभग बन ही गया है। उसने सारे बर्तन खोल कर देखा कि मालती जी ने क्या क्या बनाया है। उसने देखा दाल चावल सब्जी पूड़ी और खीर बनाई है, और देखा खीर में काजू किशमिश बादाम और भी मेवे डाले हैं, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उसी समय उन पर भड़कती हुई बोली, क्यों मम्मी जी, पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या? जो इतने सारे मेवे डाल दिए खीर में, और पूरी बनाने की क्या जरूरत थी? पूरी की जगह रोटी नहीं बना सकती थी क्या? ऐसे मेहमान बुलाते ही रहोगी और एक से बढ़कर एक पकवान बना बना कर खिलाती रहोगी, तब तो आपका बेटा कंगाल ही हो जाएगा। क्या कभी अपने बेटे के बारे में सोचा भी है कि वे दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था हो पाती है। मालती जी ने बहुत से उस समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने उस समय बात का बतंगड़ बनाना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने प्रताप जी और उनके बेटे को खाना दिया और बर्तन साफ करने लगी, लेकिन हमेशा हंसमुख रहने वाली मालती जी का मुरझाया सा चेहरा देखकर प्रताप जी समझ गए थी कि वह उसे उनकी कुछ कहा सुनी हो गई है बहू से। इसलिए उनके खाना खा लेने के बाद उन्होंने अपने बेटे को उनके पास बर्तन धोने के लिए भेज दिया। मालती जी बार बार मना करती रह गईं, लेकिन उसने कहा कि जब से उसकी माँ की मृत्यु हुई है तब से वह रोज ही अपने घर पर बर्तन धोता है, इसलिए वह आज भी मालती जी की मदद कर देगा तो क्या हो जाएगा। उसी समय बहू ने अपने माथे पर कपड़ा बांध लिया और कराहते हुए कहा, मम्मी जी मेरा तो सिर फटा जा रहा है, थोड़ा पानी लाकर देंगी क्या आप? ताकि उन्हें लगे कि बहू की तबीयत खराब है, इसलिए वह अपनी सास की मदद नहीं कर पा रही है। प्रताप जी ने मालती जी को आते ही बताया था कि उन्हें 3 दिनों तक उसी शहर में रुकना होगा, लेकिन जब से वे दोनों बाप बेटा खाना खा कर गए दोबारा नहीं आए। मालती जी ने शाम को फोन लगाया तो प्रताप जी ने कह दिया, भाभी जी शायद हमें देर हो जाएगी, आप लोग सो जाइएगा, अगर कल रुकना हुआ तो हम लोग आ जाएंगे। लेकिन जब दूसरे दिन भी नहीं आए तब मालती जी ने फिर से उन्हें फोन लगाया तो बहू ने सुन लिया। फिर क्या था, अब तो बहू आग बबूला हो गई। उस समय
मालती जी और प्रताप जी का फोन चालू ही था, कटा नहीं था। वह मालती जी पर भड़कते हुए बोली, क्यों बुढ़िया, कब से देख रही हूँ, तेरे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। काम कमाई तो एक आने भर की नहीं है और खर्च देख लो 12 आने की। आखिर कौन लगते हैं वे लोग जो सुबह शाम फोन करके उन्हें बुलाती रहती हो। जब उनका मन नहीं है आने का तो फिर क्यों बार बार उन्हें यहाँ बुलाकर मुसीबत मोल लेना चाहती हो। बहू के मुंह से अपने लिए ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर तो मालती जी को मानो सांप ही सूंघ गया। उसके आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। अब तो मालती जी भी मन ही मन सोचने लगी कि वे ऐसा क्या करें जो उन्हें अपने बेटे बहू पर आश्रित ना रहना पड़े। एक दिन मालती जी सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। वहीं पर उन्हें उनकी एक बहुत पुरानी दोस्त सरिता जी मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और वे एक दूसरे से लिपट लिपट कर खूब रोईं। ये आंसू उनकी खुशी के आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। तभी मालती जी का मुरझाया सा चेहरा देखकर सरिता जी बोली, क्या बात है मालती, तू तो पहले कितनी चहकती फुदकती थी, मस्त मौला रहती थी, लेकिन अब क्या हो गया जो तेरा चेहरा उतरा हुआ है। सरिता जी के ऐसे अपनेपन भरे शब्द सुनकर मालती जी के सब्र का बांध टूट पड़ा और वो उनके सामने बिलख बिलख कर रो पड़ी और वो सारी बातें बता दी कि कैसा व्यवहार उनकी बहू उनके साथ किया करती है और बेटा भी शादी के पहले जो श्रवण कुमार की तरह हमारी सेवा किया करता था, लेकिन बहू के आते ही वह भी बदल गया है। सरिता जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे मालती जी की मदद कैसे करें। फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा एक दुकान में लॉटरी की टिकट बिक रही थी। उन्होंने मालती जी से कहा, मालती, ये देख रही हो यहाँ लॉटरी की टिकट खरीदने के लिए कितनी भीड़ जुटी हुई है, क्यों ना तुम भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लो। लॉटरी की बात सुनकर मालती जी 2 कदम पीछे हट गईं और बोली, अरे सरिता, तो ये क्या बोल रही है, मैं और लॉटरी की टिकट खरीदूंगी, तू ऐसा कैसे कह सकती है सरिता। तभी सरिता जी ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, देख मालती, तू इत्मीनान से सोच, मरता क्या ना करता, तुझे अपना आत्मसम्मान प्यारा है या गुलामी। माना कि ये लॉटरी वॉटरी हम जैसे शरीफ लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या तू रोज रोज के ताने और जिल्लत भरी जिंदगी जीना पसंद करेगी या कुछ करके आत्मसम्मान के साथ। अरे मैं जानती हूँ ये जरूरी भी नहीं है कि तेरी लॉटरी ही लग जाए, लेकिन किस्मत आजमाने में क्या जाता है, तेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, वरना 100 रुपए की ही तो बात है, सपना समझकर भूल जाना। मालती जी ने थोड़ी देर सोच विचार किया और वहां जाकर एक लॉटरी का टिकट खरीद ली और उस टिकट को अपनी सहेली सरिता को ही संभाल कर रखने के लिए कहकर उसे ही दे दिया और अपने घर चली गई। मालती जी ने जैसे ही घर के दरवाजे में पैर रखा, बहू का पारा तो 7वें आसमान पर था। वह चीखती हुई बोली, क्यों बुढ़िया, इतनी देर कहाँ लगा दी, सब्जी लाने में इतनी देर लगती है क्या। और जब देखा सब्जी तो कम है और पैसे अधिक खर्च हो गए हैं तो उसने सारी सब्जियों के दाम पूछे। मालती जी ने सब्जी वाले से ही सब्जी के दाम लिखवा लिए थे, क्योंकि उन्हें अब उम्र के साथ साथ भूलने की बीमारी भी होने लगी थी। इसीलिए उन्होंने बहू को बिल पकड़ा दिया। बहू ने देखा बिल में से 100 रुपए कम है तो आग बबूला हो गई और मालती जी से कहा, क्यों बुढ़िया, 100 रुपए कम कैसे हैं, क्या किया तूने 100 रुपए का। जो बहू पहले उसी सास को मम्मी मम्मी जी कहती नहीं थकती थी, अब तू तड़ाक और बुढ़िया कहने इसमें तनिक भी संकोच नहीं करती थी, क्योंकि उनके बेटे ने अपने पिता की पेंशन वाले खाते को अपने बैंक खाते से
जोड़ लिया था, इसलिए अब मालती जी के सुख दुख में उन्हें कोई लेना देना नहीं था। मालती जी ने जब 100 रुपए का हिसाब अपनी बहू को नहीं बताया तो वह तो आग बबूला हो गई और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। चटोरी कहीं की बुढ़िया, 100 रुपए का ऐसा क्या खा गई? तेरा पेट है या कुआ? क्या तुझे घर में खाना खाने को नहीं मिलता? जो बाहर पैसे उड़ा कर आई है। और भी बहुत सारी बातें कह डाली जो मालती जी के बर्दाश्त के बाहर था। लेकिन मालती जी अपनी सफाई में बहू से कुछ भी नहीं कह पाई। अब तो बहू का बहाना मिल गया था मालती जी से छुटकारा पाने का, इसीलिए उसने उन्हें उसी समय घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मालती जी बहू के आगे रोती गिड़गिड़ाती रही कि बहू, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? बहू, मुझे बुढ़िया पर रहम करो। बहू, अब से तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। चाहो तो तुम मुझे 2 दिनों तक भूखी रख लेना, लेकिन मुझे घर से बाहर मत निकालो बहू। लेकिन राशि का दिल नहीं पसीजा, उसने उनके लिए दरवाजा नहीं खोला। उस समय मालती जी का बेटा घर पर नहीं था, इसलिए राशि को सुनहरा मौका मिल गया था मालती जी को घर से बाहर निकालने का। अब मालती जी हताश और परेशान होकर धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चली जा रही थी कि भूख और प्यास के कारण उन्हें चक्कर आ गया और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी प्रताप जी अपने बेटे के साथ कार में उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कोई बुढ़िया सड़क के किनारे बेहोश पड़ी है, तो उन्होंने अपनी कार को साइड में खड़ा किया और उसके पास जाकर देखा तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा, अरे ये तो उनकी भाभी मालती जी हैं। उन्होंने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और उनके होश में आने के बाद अपने घर ले गए। अपने घर ले जाकर उन दोनों बाप बेटे ने उनकी खूब सेवा की और पूछा कि उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तब मालती जी ने सारी बातें 100 रुपए जी और प्रतीक को बता दी। प्रताप जी को मालूम था कि मालती जी सिलाई बुलाई का काम अच्छी तरह से जानती हैं। उन्होंने मालती जी से कहा, क्यों ना आप अपने बेटे बहू को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करें। और एक ऐसे शख्स जिसका नाम राजन था, उसका बहुत बड़ा फैशन डिजाइनिंग का शोरूम है, उससे मालती जी को मिलवाया जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सिखाता था। उसने बतौर टीचर के रूप में मालती जी को रखा गया। मालती जी एक से बढ़कर एक कपड़े बनाने के आइडिया देती रहीं और उसके शोरूम की तरक्की रात चौगुनी होने लगी। तभी इत्तेफाक से सरिता जी भी उसी शोरूम में आई हुई थी जहां मालती जी बतौर मैनेजर के पद पर थी। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। तभी सरिता जी ने बताया कि उनकी लॉटरी लग गई है और उन्हें पूरा 25 करोड़ मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, इसीलिए उसे वहां जाना होगा। इसीलिए मालती जी सरिता जी के साथ वहां गईं जहां उन्हें पैसे मिलने वाले थे और वास्तव में उन्हें पूरे 25 करोड़ मिले। अब मालती जी ने प्रताप जी को बताया कि उनके 25 करोड़ की लॉटरी मिली है, तो क्यों ना वो अपना खुद का कोई शोरूम खोले। प्रताप जी ने भी उनका भरपूर साथ दिया और एक दिन मालती जी ने उसी शहर में एक प्लॉट खरीद कर एक शोरूम खोल लिया, जिसमें एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़े रखे जिनकी कीमत बहुत ही कम रखी, जिसके कारण बहुत सारे ग्राहक उन्हीं के शोरूम से कपड़े खरीदने लगे। सस्ते के चक्कर में एक दिन राशि भी उसी शोरूम में अपने पति के साथ कपड़े खरीदने गई हुई थी। उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे और जिस जींस भी वर्कर से पूछती कि ये कपड़े कहाँ से मंगवाते हो, तो सभी कहते कि ये ड्रेस हम कहीं से मंगवाते नहीं बल्कि हमारे शोरूम की मालकिन हैं, वही डिजाइन करती हैं और इतने सारे वर्कर उनके अंडर में काम करते हैं कि कोई कितने भी कपड़ों को ऑर्डर देता है और जब कहो तब मिल जाता है। अब तो उस शोरूम की मालकिन की इतनी तारीफ सुनकर राशि के मन में लगा, क्यों ना एक बार उनसे मिला जाए और उनसे अपने लिए काम के बारे में पूछा जाए।
क्योंकि उसके पति की उतनी कमाई नहीं होती थी कि उसके सारे शौक पूरे हो सकें, क्योंकि वह मालती जी के घर से निकलते ही बहुत खर्चीले हो गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह अब उस घर की मालकिन है, वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन ये नहीं जानती थी कि भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। अब उसे दाल आटा का भाव मालूम हो रहा था। जब बच्चे बड़े हो रहे थे और उनके भी खर्चे बढ़ रहे थे, वो जैसे ही उस शोरूम की मालकिन से मिलने उनके कैबिन में गई तो मालकिन की कुर्सी पर मालती जी को देखकर हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उस समय मालती जी किसी को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए डिस्कस कर रही थी, जिसका खर्चा लगभग 1 करोड़ था। 1 करोड़ की पार्टी का नाम सुनकर तो मानो राशि का माथा चकराने लगा था। वो पार्टी किसी और के लिए नहीं बल्कि उन अनाथ बच्चों के लिए थी जिन्होंने खेल जगत में पढ़ाई के क्षेत्र में कंपटीशन एग्जाम में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था। राशि वहां बड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसने सोचा, ये बुढ़िया जब उन अनाथ बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है तो हम तो फिर भी उनके अपने हैं। अगर मैं नकली ही सही रो रो कर माफ़ी मांगूंगी तो 1-2 करोड़ तो हमें दे ही देगी। बस इसी लालच के कारण वह उस आदमी के जाने का इंतजार करने लगी जो मालती जी के साथ इन्वेंट के बारे में डिस्कस कर रहा था। वह आदमी जैसे ही गया, राशि मौका पाकर रोती हुई अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन आप तो अन्नपूर्णा हैं। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मम्मी जी, माँ के पैरों में ही जन्नत है। प्लीज़ अब आप हमारे साथ हमारे घर पर चलकर रहिए। मालती जी ने कहा, ठीक है बहू, तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वे अपनी बहू के साथ उनके घर चली गईं। राशि खुश थी कि मम्मी जी अब हमारे साथ रहेंगी, तभी इतना बड़ा शोरूम भी हमारा हो जाएगा। लेकिन वह ये नहीं समझ पाई कि मम्मी जी इतनी आसानी से हमारे साथ कैसे आ गईं। मालती जी जैसे ही अपने घर गईं, उनके बेटे बहू दोनों ने उनके पैर धुलाए, आरती उतारी, चंदन और चावल का टीका लगाया, फिर अंदर गृह प्रवेश करवाया। मालती जी अपने बेटे बहू के मंसूबे को अच्छी तरह से समझ रही थीं। बहुत राशि दौड़ दौड़ कर मालती जी के लिए एक चाय पानी भोजन की व्यवस्था में जुट गई। मालती जी अब रोज ही अपनी कार से शोरूम जाती और शाम को कार से घर आती। राशि को लगता था कि मम्मी जी रोज के पैसे राशि को लाकर देंगी, लेकिन मालती जी ये कहकर टाल देती कि रोज बिक्री होती है तो रोज नया सामान भी तो लाना होता है, और मेरे बाद ये सब तुम्हारा ही तो है। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन मालती जी अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की पेंशन के पैसे आते हैं कि नहीं? इस महीने के पैसे निकाल कर मुझे दे देना, शोरूम में कुछ सामान खरीद कर लाना है। मालती जी का इतना कहना था कि बेटे बहू दोनों मालती जी पर भड़क गए। बुढ़िया, एक तो शोरूम का 1 रुपया भी हमें नहीं देती, ऊपर से पिताजी के पैसे जो हमें मिलते हैं उन्हें भी मांग रही है। हर रोज रोज इसे इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना बना कर खिलाया, वो अलग। तभी मालती जी मन मन मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बेटा, अब आए ना सच्चाई जुबान पर। यही सच्चाई सुनने के लिए तो मैं यहाँ आई थी। मुझे मालूम था तुम कितने लालची हो। तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से प्यार करते हो, ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम थी, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से ये सच्चाई उगलवाना चाहती थी, इसलिए सही समय का इंतजार कर रही थी। और तुमने क्या सोचा है, ये घर तुम्हारा है? जमीन के पेपर देख लो, ये घर मेरे नाम पर है। तुम्हारे पापा ने ये घर मेरे नाम पर लिखा था। तेरे पापा दूरदर्शी थे, उन्हें मालूम था उनके नहीं रहने पर उनके औलाद क्या गुल खिला सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और आज सच्चाई सामने है। और अगर आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो उन्हें कितना दुख होता, और बहू
तुम प्रताप भाई साहब के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी ना। वो मेरे पति के बचपन के दोस्त हैं। वो मुझे माँ का दर्जा देते हैं और तुम गंदे नियत वाले गंदा ही सोचोगे, कभी अच्छा नहीं सोच सकते। और अभी भी अपने स्वार्थ साधने के लिए ही तुम लोगों ने मुझे अपने पास बुलाया था। और तुम लोग मुझे क्या मेरे घर से निकालोगे? अब मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकालती हूँ, कहकर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। मालती जी के बेटे बहू उनके पैर पकड़कर रो रो कर माफी मांगते रहे, लेकिन आज मालती जी पत्थर दिल बन गई थी। उन्होंने अपने बेटे बहू को जेल भेज दिया और अपने पोते पोती को अपने साथी रखकर उनकी अच्छी तरह से परवरिश की और उन्हें हमेशा अनाथ आश्रम ले जाती थी। वहां ले जाकर उन्हें परिवार की माँ बाप की अहमियत समझाती थी। और एक दिन उनके पोते पोती भी मालती जी की तरह ही अच्छे इंसान बने और अपने माँ बाप को भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया। मालती जी ने अपनी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने पोते पोती के नाम किया, तो वही आधा हिस्सा अनाथ आश्रम के लिए दान कर दिया। उनसे प्रभावित होकर प्रताप जी ने भी अनाथ आश्रम के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का ऐलान कर दिया और मुफ्त में शिक्षा दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।